हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बैंकिंग से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रीजनल रूरल बैंक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरआरबीज बोलते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आरआरबीज मतलब ऐसे बैंक जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज़ को। ये जो बैंक्स हैं बेसिकली इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही बैंकिंग फैसिलिटीज़ या फिर फाइनेंशियल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए ही स्टार्ट किया गया था। और जो ये आरआरबीज होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं। इन्हें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया गया होता है। और ये जो बैंक्स हैं ये इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग रीजन में अपने जो ऑपरेशंस है वो प्रोवाइड करते हैं। और दे वर क्रिएटेड टू सर्व रूरल एरियाज विद बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली इन बैंकों को रूरल एरियाज को बैंकिंग फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उन्हें ही प्रोवाइड करने के लिए सेटअप किया गया था। RRBs were established under the provision of an ordinance passed on 26 September 1975। जो RRBs हैं उनको एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था 26 सितंबर 1975 को, और जो बाद में RRB एक्ट 1976 बन गया था। और RRBs को जो सेटअप किया गया था वो नरसिम्हम कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर ही सेटअप किया गया था। फर्स्ट जो आरआरबी हैं उनका नाम था प्रथमा विद हेडक्वार्टर इन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। और जो ये प्रथमा बैंक है ये हमारे इंडिया का फर्स्ट आरआरबी था, जिसे 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी जयंती पर सेटअप किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। आरआरबीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अंडर आरबीआई एक्ट 1934। हमने अभी यह स्टडी किया है कि जो आरआरबीज होते हैं इन्हें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जो रिकॉग्निशन है वो प्राप्त हो रखी है। लेकिन ये जो बैंक्स हैं ये अपनी जो बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ आगे के टॉपिक्स को। जब आरआरबीज को बनाने का सोचा गया, आरआरबीज को सेटअप किया गया, इस वजह से आरआरबीज की जो ओनरशिप है उसको डिसाइड करना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसमें डिसाइड किया गया कि ओनरशिप में स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन तीनों की ही हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब है इन तीनों की ही शेयर होल्डिंग होगी, या फिर हम बोल सकते हैं ये तीनों ही जो हैं इसमें ओनरशिप में इन तीनों की हिस्सेदारी होगी। बट इन तीनों का जो स्टेक है वो अलग अलग डिसाइड किया गया। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए 15% स्टेक होल्डिंग रखी गई, एंड बाकी जो स्पॉन्सर बैंक है उसके लिए 35% की जो स्टेक होल्डिंग है वो रखी गई, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए 50% स्टेक होल्डिंग रखी गई। ये इन तीनों का रेशियो डिसाइड किया गया रिगार्डिंग टू देयर कैपिटल और स्टेक होल्डिंग। तो यहाँ पर जो ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं इनमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका 15% शेयर कैपिटल होती है, स्पॉन्सर बैंक की 35% एंड सेंट्रल बैंक होते हैं जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं उसकी 50% जो है स्टेक होल्डिंग होती है। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं या तीनों कंपोनेंट बोल सकते हैं ये मिलकर ही रीजनल रूरल बैंक्स की जो कैपिटल है उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट बिल आरआरबी से रिलेटेड पास किया गया जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जो आरआरबीज हैं वो बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं उनसे भी अपनी जो कैपिटल है उसको रेज कर सकते हैं, अलग और भी सोर्सेज से अपनी जो कैपिटल है उसको रेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह डिसाइड किया गया कि सेंट्रल बैंक एंड स्पॉन्सर बैंक दोनों की जो कंबाइंड करके जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो 51% से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि जो स्पॉन्सर बैंक है और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम इन दोनों की जो कैपिटल है जो स्टेक होल्डिंग है उसको अगर हम एडअप करते हैं तो वो 85% आता है। लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट बिल में बोला गया कि जो आरआरबीज हैं
वो अदर कोई भी सोर्सेज हैं उससे कैपिटल रेज कर सकते हैं, लेकिन तब भी जो सेंट्रल बैंक है और जो स्पॉन्सर बैंक है उन दोनों की कैपिटल का जो कंबाइंड है वो 51% से कम किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी होल्डिंग अगर 15% से कम होती है तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कशन करना जरूरी है। Each RBI is sponsored by commercial banks and these banks are important as they provide much needed consultancy and training programs for employees। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं स्पॉन्सर का मतलब। स्पॉन्सर का मतलब समझने के लिए हम देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे अगर टीवी पर अगर कोई फंक्शन या जैसे कोई फंक्शंस दिखाए जा रहे हैं, कोई कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है या फिर कोई वीडियो आती है, तब हम बोलते हैं कि ये जो वीडियो है, ये फंक्शन या फिर ये जो प्रोग्राम है, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जितना भी पैसा लगाया जाएगा, वह उस स्पॉन्सर के द्वारा लगाया जाता है। सो यहाँ पर ये जो आरआरबीज होती हैं इनको भी कुछ कमर्शियल बैंक्स के द्वारा ही स्पॉन्सर किया जाता है, यानी कि इन्हें सपोर्ट किया जाता है और उन्हें रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो कमर्शियल बैंक्स थे वो अच्छे से वर्क कर रहे थे, लेकिन जब बाद में इनिशियल स्टेज में आरआरबीज को सेटअप किया गया था तब आरआरबीज की जो फंक्शनिंग थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी। सो ये डिसाइड किया गया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इन आरआरबीज को स्पॉन्सर करेंगे। सो ये जो आरआरबीज थे वो कमर्शियल बैंक्स की जो गाइडलाइंस थी या फिर उनके जो दिशा निर्देश बोल सकते हैं या फिर उनकी जो भी कुछ उन्हें गाइडलाइंस दी जा रही थी उनके अकॉर्डिंग ही काम करते थे। और जो ये कमर्शियल बैंक्स थे ये अगर ज़रूरत होती थी तो आरआरबीज को फंडिंग भी प्रोवाइड करते थे, ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इन्हें प्रोवाइड किए जाते थे। अगर आरआरबीज को कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज की ज़रूरत होती थी तब भी जो ये आरआरबीज हैं ये कमर्शियल बैंक से हेल्प लेते थे। और इसी प्रकार जब अगर आरआरबीज के पास एक्सेस फंड रहते थे तब वह कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट भी करवाते थे, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स उस पर्टिकुलर आरआरबी को कुछ इंटरेस्ट के रूप में भी प्रोवाइड करता। सो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक पेरेंटिंग के रूप में आरआरबीज के लिए काम करते थे। जिस प्रकार पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरआरबीज की देखरेख करते थे और उन्हें डेवलप करते थे, ताकि जो आरआरबीज हैं वो भी एक बेटर फैसिलिटी है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। इनिशियली जब आरआरबीज को सेटअप किया गया था तब यह डिसाइड किया गया था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो 5 इयर्स तक ही जो आरआरबीज हैं उनको स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन जो अमेंडमेंट बिल में यह डिसाइड किया गया कि जो आरआरबीज हैं वो 5 साल के बाद भी कमर्शियल बैंक से अपनी जो भी हेल्प्स हैं या फिर वो स्पॉन्सर कर सकते हैं आरआरबीज को, ताकि जो इनकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो सके। सो यहाँ पर जो ओनरशिप है और जो ये किस प्रकार से फंक्शनिंग करते हैं, किस प्रकार से स्पॉन्सरशिप किए जाते हैं, उसको हमने इस स्लाइड में अच्छे से समझा है। नेक्स्ट इज आरआरबीज फीचर। अब हम देखते हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट इज आरआरबी इज ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आरआरबीज को आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की रिकॉग्निशन मिली हुई है। जो आरआरबीज हैं वो आरबीआई की शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जो लिस्ट है उसके अंदर इन्हें रिकॉग्निशन मिली हुई है, यानी कि जो आरआरबीज हैं ये बाकी अदर कमर्शियल बैंक्स की तरह ही एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 इंस्टीट्यूट्स, दैट इज नाबार्ड एंड आरबीआई। जो आरआरबीज हैं उनके ऊपर 2 इंस्टीट्यूट्स का कंट्रोल होता है। फर्स्ट इज आरबीआई एंड सेकेंड इज नाबार्ड। बिकॉज आरबीआई को सेटअप किया गया था एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली हम जो अगर रीजनल एरियाज़ को डेवलप करने का सोचते हैं तब जो रूरल एरिया को डेवलप करने का सोचते हैं तब जो हमारा मोस्ट ऑफ द
रूरल एरिया होता है वह एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करता है। अगर हमें रूरल एरिया को डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए इन्हें सेटअप किया गया था ताकि ये जो आरआरबीज हैं ये एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके ताकि रूरल एरियाज का जो डेवलपमेंट है हो सके। इसीलिए ये जो बैंक्स हैं इन पर दो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कंट्रोल होता है। फर्स्ट इज नाबार्ड एंड सेकंड इज आरबीआई। क्योंकि नाबार्ड है वह एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है और यही बैंक है जो एग्रीकल्चर बैंक या फिर एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें रेगुलेट करता है। हमारे जो आरआरबीज हैं वो दो इंस्टीट्यूट से कंट्रोल हैं। Third point is it is regarded as cooperative society for the object of Income Tax Act 1961। अगर हम इनकम टैक्स 1961 जो हमारे इनकम टैक्स का जो एक्ट है अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब आरआरबीज को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। आरआरबीज को किसी लिमिटेड कंपनी के रूप में कोई रिकॉग्निशन नहीं है अंडर इनकम टैक्स प्रोविजंस। अगर हम आरआरबीज से रिलेटेड अगर कोई इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तब हम आरबीआई को कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में ही ट्रीट करते हैं और जिस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो इनकम टैक्स ट्रीटमेंट होता है उन पर जिस रेट से इंटरेस्ट लगता है टैक्स लगता है उसी प्रकार ही आरआरबीज पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड उन्हीं से आरबीआई है आरआरबीज हैं उन पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है। इट्स ऑपरेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक रीजन विच कवर वन एंड मोर डिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर स्टेट। जो आरआरबीज हैं उनकी जो ऑपरेशन का जो एरिया होता है वो एक स्पेसिफिक रीजन होता है यानी कि जो इनके ऑपरेशंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही जो सीमित होते हैं जो कि ये जो हमारे आरआरबीज हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में सेटअप किए जाते हैं और ये उस पर्टिकुलर एरियाज तक ही अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लैंडिंग रेट ऑफ आरआरबी शुड नॉट बी हायर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दैट स्टेट। यहाँ पर जो आरआरबी अगर किसी को लोन दे रहे हैं यानी कि आरआरबी की जो लैंडिंग रेट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो लैंडिंग रेट है उससे हाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस रेट पर लोन प्रोवाइड कर रही है आरआरबीज उस रेट से हाई रेट पर जो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट इज मैनी सब्सिडीज एंड कंसेशन गिवन बाय आरबीआई एंड स्पॉन्सर बैंक्स। जो आरबीआई और जो आरआरबी से रिलेटेड पर्टिकुलर जो स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं उनके द्वारा बहुत सी फाइनेंशियल सपोर्ट्स सब्सिडीज एंड कंसेशंस हैं वो इन आरआरबीज को टाइम टू टाइम जो है प्रोवाइड करवाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं आरआरबीज फंक्शंस। जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो किस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं या फंक्शंस हैं जो रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स लोन। आरआरबीज हैं वो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए या फिर जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए शॉर्ट टर्म के या फिर मीडियम टर्म के कुछ लोन्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फार्मर्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकें और जो अपनी क्रॉप्स हैं उसको डेवलप कर सकें। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू रूरल पीपल्स मीडियम स्मॉल साइज बिजनेसमैन एंड फार्मर्स। जो एमएसएमईज होती हैं जो स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें भी जो आरआरबीज हैं वो बहुत ही कम रेट पर कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ये छोटे छोटे जो इंडस्ट्री हैं ये ग्रो हो रही हैं ये डेवलप हो सकें। तो जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं छोटे बिजनेसमैन होते हैं फार्मर्स होते हैं उनको आरआरबीज के द्वारा बहुत ही चीप रेट पर जो फंडिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। थर्ड इज
इट मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आरआरबीज के अंदर जो हमारी लोकल जो पब्लिक होती है वह अपनी सेविंग्स को भी डिपॉजिट करवाती है और उसी सेविंग को आरआरबीज हैं वो लैंडिंग का काम करते हैं। सो जो आरआरबीज हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का जो फंक्शन है वो भी अपने रीजन में सर्व करते हैं। इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू रूरल एरियाज। जो यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होती है यानी जिस रेट पर जो हमें लोन है वो मिलता है, या हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट होती है वो आरआरबीज के जो लोन्स होते हैं उनकी बहुत कम होती है, क्योंकि जो ये लोन है ये डेवलपमेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आरआरबीज के द्वारा जो भी लैंडिंग की जाती है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर की जाती है। सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट होता है वो बहुत ही कम होता है। इट एग्जीक्यूट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। जो आरआरबीज होते हैं वो गवर्नमेंट के अगर कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ मनरेगा वगैरह के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, या गाँव में या फिर हम छोटे जो कस्बे होते हैं हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी फंडिंग होती है वो आरआरबीज के थ्रू ही पेमेंट उनकी की जाती है। सो जो आरआरबीज हैं वो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में भी अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते हैं। इट प्रोवाइड्स इजी एंड एसेसिबल बैंकिंग। अब जो आरआरबीज के सेटअप के बाद लगभग मोस्टली सभी गाँव में या 2-3 गाँव को मिलाकर एक आरआरबीज को सेटअप किया गया है। सो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल पब्लिक है, वो आसानी से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उन तक पहुँच सकते हैं और जो बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो इससे जो उनकी जो पर्टिकुलर जो रीजन है उसकी जो पब्लिक है वो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल ईजी वे में वो जो है कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि पहले जो बैंकिंग या जो इंस्टीट्यूट्स थे वो बड़े बड़े शहरों में ही सेटअप किए गए थे, लेकिन जो लोकल पब्लिक थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, वो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको अपने आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आरआरबीज के सेटअप के बाद जो लोकल पब्लिक है वो भी इजीली जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर सकती है। इट ब्रिंग्स सोशल आरआरबीज के अंदर जो फाइनेंशियल इक्विलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर किसी भी सेक्टर के साथ यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस है वो नहीं किया जाता है। यहाँ पर सोशल इक्विलिटी प्रोवाइड की जाती है, सभी को इक्वल फाइनेंशियल जो सपोर्ट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अब हम लास्ट में देखते हैं कुछ आरआरबीज की लिस्ट। वैसे तो इंडिया में काफ़ी सारे आरआरबीज को सेटअप किया गया है, लेकिन हम कुछ आरआरबीज के एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ 4-5 ही आरआरबीज के एग्जांपल्स को लिया है, ताकि हम समझ सकें कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप है वो किस प्रकार होता है। क्योंकि यहाँ जो एक आरआरबी होता है वह स्पॉन्सर बैंक, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी से उसकी जो ओनरशिप है वो इन तीनों के कम्बिनेशन से ही बनी हुई होती है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमने लिया है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। ये आरआरबी है। ये जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है ये एक आरआरबी का नाम है और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वह है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक है वो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है उसको स्पॉन्सर कर रहा है। और ये जो बैंक है ये किस स्टेट में सेटअप है? उत्तर प्रदेश में। सेकंड देखते हैं पंजाब ग्रामीण बैंक। जो पंजाब ग्रामीण बैंक के नाम से एक आरआरबी है जो कि स्पॉन्सर है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा और ये पंजाब स्टेट में ही सेटअप है। थर्ड इज सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक। जो सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक है ये हरियाणा में एक आरआरबी बैंक है जिसे भी पीएनबी के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु ग्रामीण बैंक। इसे इंडियन बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। इसका स्टेट है तमिलनाडु। एंड लास्ट इज त्रिपुरा ग्रामीण बैंक।
इसे भी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है और इसका स्टेट है त्रिपुरा। इस प्रकार यहाँ पर हमने कुछ 4-5 एग्जाम्पल देखे हैं। इसमें कुछ आरआरबीज हैं और इन्हें स्पॉन्सर करने वाले बैंक्स हैं और इनके स्टेट्स भी हैं कि ये जो पर्टिकुलर आरआरबी है यह किस स्टेट में जो वर्किंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे आरआरबीज हैं और जो अलग अलग जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।